वेलकम स्टूडेंट। आज आप लोग को मैं पढ़ाऊंगी पाठ 6 वचन यानी नंबर। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, शब्दों के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। शब्दों के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो सबसे पहले यहाँ 1 नंबर में देखिए एक वचन। एक वचन का परिभाषा दिया हुआ है कि एक वचन क्या है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, शब्दों के जिस रूप से एक वस्तु, पदार्थ, प्राणी आदि का बोध हो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे यानी उदाहरण, जैसे लड़का फुटबॉल खेल रहा है, इसमें लड़का शब्द से एक होने का बोध हो रहा है। अन्य उदाहरण केला, पुस्तक, घड़ी आदि। 2 नंबर देखिए बहुवचन। बहुवचन का यहाँ पे परिभाषा दिया हुआ है, इसको आप याद कर लीजिएगा और कॉपी में नोट भी कर लीजिएगा। शब्द के जिस रूप में एक से अधिक वस्तु, पदार्थ, प्राणी आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। मैं एक बार और पढ़ देती हूँ। शब्द के जिस रूप में एक से अधिक वस्तु, पदार्थ, प्राणी आदि का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे लड़के फुटबॉल खेल रहे हैं, इसमें लड़के शब्द से अनेक होने का बोध हो रहा है। अन्य उदाहरण केले, पुस्तकें, घड़ियाँ आदि। ऊपर दिए गए चित्र में कौन कौन पशु एक हैं और कौन कौन अनेक लिखिए। यहाँ पे देखिए लिखने के लिए ये दिया हुआ है, इसको आप लोग लिखिएगा कि ऊपर दिए गए चित्रों में से, यहाँ पे ये चित्रों में से देखना है कि कौन एक है और कौन अनेक। इसको आप लोग कॉपी में लिखिएगा। जैसे यहाँ पे हाथी है, हाथी एक है तो हाथी लिखना है। और कौन अनेक है, देखिए यहाँ पे रैबिट है यानी खरगोश, तो यहाँ खरगोश अनेक है। यहाँ पे इसको आप लोग देखकर इसको फिलअप कीजिएगा। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। एक वचन से बहुवचन बनाने के नियम। अक्रांत पुल्लिंग शब्दों के अंत में आ को एक करने से वे बहुवचन बन जाते हैं। जैसे एक वचन में दिया हुआ है लोटा, तो बहुवचन बन गया लोटा का लोटे। एक वचन में दिया हुआ है चूहा और बहुवचन बन गया चूहे। इसी तरह ये कुछ उदाहरण दिया हुआ है, एक वचन और ये इसका बहुवचन, इसको याद कीजिएगा। ये भी एक वचन और इसका ये बहुवचन उदाहरण दिया हुआ है, ये आप लोग इसको याद कीजिएगा। अब नेक्स्ट पॉइंट है, पुल्लिंग शब्दों के बहुवचन रूप के अंत में अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता है। जैसे बेटा, बेटे। 2 नंबर है, अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में आ के बाद ए जोड़ने से वे बहुवचन बन जाते हैं। एक वचन में देखिए दिया हुआ है यहाँ कन्या, कन्याएं, माता, माताएं, यहाँ पे कला, कलाएं। ये देखिए इसको याद कीजिएगा, ये इसका उदाहरण दिया हुआ है। ये सब एक वचन है और इसका ये बहुवचन। जैसे महिला, महिलाएं, छात्रा, छात्राएं, सेना, सेनाएं। 3 नंबर देखिए क्या लिखा हुआ है, अक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अ को ए कर दिया जाता है। जैसे एक वचन में दिया है रात, तो बहुवचन हो गया रातें। बात, बातें। याद, यादें। बहन, बहनें। ये भी दिया हुआ है, ये सब एक वचन और इसका ये बहुवचन। स्त्रीलिंग शब्दों के बहुवचन रूप के अंत में अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे बात, बातें। 4 नंबर इक्रांत और इकारांत। रांत, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को इया कर दिया जाता है। इकारांत और इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ई को इया कर दिया जाता है। जैसे एक वचन में दिया हुआ है, देखिए रानी, रानियां। घड़ी, घड़ियां। नदी, नदियां। धोती, धोतियां। अब देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक वचन गली, गलियां। एक वचन स्त्री, स्त्रियां।
5 नंबर, कुछ अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में अनुनासिक, ये सब ये देखिए यहाँ पे चिन्ह दिया हुआ है, अनुनासिक का है। अनुनासिक लगाने से बहुवचन शब्द बन जाते हैं। जैसे एक वचन में है डिबिया डिबिया, चूहिया चूहिया। ये देखिए यहाँ पे ये चिन्ह देख रहे हैं ऊपर, ये अनुनासिक का है। तो यहाँ पे ये डिबिया एक वचन हो गया और ये अनुनासिक चिन्ह लगाते ही ये बहुवचन में बदल गया। ये ऐसे जो ऊपर लगा हुआ है ये अनुनासिक इसको कहते हैं। यहाँ पे भी दिया हुआ है, इसको देख लीजिएगा आप लोग और याद कीजिएगा। 6 नंबर देखिए, जिन शब्दों के अंत में छोटा ऊ, बड़ा ऊ और औ है, उसके अंत में ए जोड़ दिया जाता है। जैसे धेनु धेनुए, ये देखिए एक वचन धेनु और फिर ऊपर ऐसे कर दिया गया है धेनुए अनुनासिक। गौ गौवे, ये ऐसे ऐसे कर दिया गया है ऐसे, इसको देखिए। बहु बहुए, बधु बधुए। 7 नंबर, बहुवचन शब्द के साथ लोग, जन, वृंद, गण आदि लगाकर बहुवचन बनाए जाते हैं। एक वचन में गुरु गुरुजन, प्रजा प्रजान प्रजाजन। 8 नंबर, जब संज्ञाओं के साथ ने को, से आदि पर सर्ग लगे होते हैं तो बहुवचन बनाने के लिए उनमें ओ लगाया जाता है। जैसे एक वचन में नदी का जल सूख गया, बहुवचन नदियों का जल सूख गया। आदमी ने भाषण सुना, आदमियों ने भाषण सुना। यहाँ पे देखिए बहुवचन हो गया आदमियों, यहाँ पे एक वचन आदमी, यानी आदमी एक आदमी और आदमियों ने तो बहुत सारे आदमियों ने, ये बहुवचन में आ गया और ये एक वचन। कुछ महत्वपूर्ण बातें, इसको देखिए आप लोग, इसको याद कीजिएगा कॉपी में नोट करके। जब आदर या सम्मान व्यक्ति किया जाए, जब आदर या सम्मान व्यक्त किया जाए तो एक के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। जैसे श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति थी, पिताजी आए। तो यही दिया हुआ है कि जब आदर या सम्मान व्यक्त किया जाए तो एक के लिए भी बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। ये उदाहरण में दिया हुआ है, जैसे श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की राष्ट्रपति थी, पिताजी आए हैं। दूसरा पॉइंट है, सदा एक वचन रहने वाले शब्द घी, सत्य, सेना, दल, बालू, सोना, वर्षा, पानी, जनता, सहायता आदि। सदा बहुवचन रहने वाले शब्द प्राण, आंसू, दर्शन, होश, हस्ताक्षर आदि। वचन की पहचान हम क्रियाओं द्वारा सरलता से कर सकते हैं। कुछ संबंध सूचक संज्ञाएं दोनों वचनों में समान रहती हैं, जैसे दादा, पिता, नाना, काका आदि। इसको याद कीजिएगा। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा और इसको याद कीजिएगा। वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। वचन की पहचान क्रियाओं द्वारा सरलता से की जा सकती है। कुछ शब्द एक वचन या बहुवचन में समान होते हैं, जैसे चाय, घी, छाया, पानी, क्षमा, याचना, कल आदि। धन्यवाद। वेलकम स्टूडेंट, आज आप लोग पढ़िए पाठ 4 नौकरी। तो नौकरी एक ऐसे नौजवान युवा की कहानी है जो काम ढूंढने के सिलसिले में उसे काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ी थी। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं पाठ प्रवेश। औद्योगिकीकरण से पहले संपूर्ण विश्व में रोजगार की स्थितियां लगभग एक जैसी थी। गांवों में कृषि से जुड़े रोजगार होते थे और नगरों में लोग छोटे मोटे काम धंधों में लगे रहते थे। काम ढूंढने के लिए काफ़ी भाग दौड़ करनी पड़ती थी। प्रस्तुत कहानी ऐसी ही परिस्थिति पर आधारित है। बड़े दिन पहले मास्को में काम मिलना दुष्कर होता है। उन दिनों आदमी बड़े दिन का कुछ न कुछ इनाम पाने की आशा में छोटा से छोटा काम भी कर लेता है। इन्हीं दिनों जरासिम अपने गांव से मास्को लौट आया, लेकिन 20-21 दिन तक गली गली छानने पर भी उसे कोई काम न मिला।
उस किसान पुत्र की मेहनत अकारत हुई। उसके गांव के कई मित्र और रिश्तेदार मास्को में नौकरी करते थे। जरासीम उन्हीं के पास ठहरा हुआ था। वह मास्को बचपन से रहता आया था। पहले वह एक मधुशाला में खाली बोतलें धोने का काम करता था। बाद में वह एक गृहस्थ के यहाँ घरेलू नौकर हो गया था। अब भी वहीं होता यदि उसे फौजी काम के लिए गांव न बुलाया गया होता। न जाने क्यों उसे फौज में भर्ती नहीं किया जा सका। गांव में के सूखे और अभावग्रस्त जीवन का वह अभ्यस्त नहीं था, इसलिए वहां उसका भी जी उबने लग गया और वह मास्को वापस आ गया। मास्को के बाहरी छोर पर एक दयालु व्यापारी सारोव के यहाँ चैगोर दानिलिक नाम का एक कुचवान नौकर था। वह जरासीम के गांव का था और उसका मित्र था। वह बातें बनाने में चतुर था, इसलिए अपने मालिक का विश्वास पात्र बना हुआ था। एक दिन जरासीम अपने इसी मित्र के पास आया। अभिवादन के बाद वह उसके पास बैठ गया। कोचवान ने उसका स्वागत किया, पूछा, कहो क्या हालचाल है? आजकल क्या कर रहे हो? बहुत बुरा हाल है चैगोर दानिलिक, कई सप्ताह से मैं बिल्कुल बेकार हूँ। क्यों अपने पुराने माली के पास नहीं गए? गया तो था, किंतु जगह पहले ही भर चुकी है। यह बात है, तुम नए छोकरों के काम करने का ढंग ही ऐसा है। जब तक नौकरी करते हैं तब तक जैसे बिगाड़ टालते हो, तभी तो एक बार नौकरी छोड़ने पर दोबारा तुम्हें काम नहीं मिलता। मुझे देखो, यदि कभी मुझे यहाँ से नौकरी छोड़कर गांव जाना पड़े तो वहां से लौटने पर सारोप साहब न केवल बिना कहे रख लेंगे, अपितु खुश भी होंगे। जरासीम उदास बैठा था। वह देख रहा था कि उसका मित्र अनावश्यक रूप से बात को बढ़ा चढ़ाकर कह रहा है। तथापि वह बोला, सो तो मैं जानता हूँ, पर तुम्हारे जैसे अच्छे आदमी हैं ही कितने दुनिया में। कोई 10-20 चौगोर तो है ही नहीं। यदि तुम अच्छा काम न करते होते तो तुम मालिक के यहाँ 12 बरस कैसे गुजारते? यह सुनकर चैगोर के मुंह पर मुस्कुराहट फैल गई। उसे अपनी प्रशंसा अच्छी लगी। तभी चैगोर का मालिक ने बुलाया। वह मालिक के पास गया और लौटकर आने पर उसने जरासीम से कहा, अभी आधे घंटे में गाड़ी तैयार करके मालिक को शहर ले जाना है। अच्छा सुनो, यदि तुम चाहो तो मैं मालिक से तुम्हें नौकर रख लेने को कहूँ। क्या उन्हें नौकर चाहिए? नहीं, एक है तो सही, परंतु वह बहुत अच्छा नहीं है, बूढ़ा हो गया है और उससे अब काम नहीं होता। वह तो यूं कहो कि पड़ोस बहुत अच्छा है, कोई चहल पहल नहीं होती। इसी से पुलिस कुछ कहती नहीं, चाहे सफाई रखो चाहे गंदगी। वैसे उस बूढ़े बाबा के बस में नहीं है कि वह भी भली प्रकार से सफाई रख सके। यदि मेरे लिए कुछ कर सको तो जरूर करो चैगोर, मैं जीवन भर तुम्हारा कृतज्ञ रहूंगा। अच्छा ठीक है, मैं कह दूंगा, कल सवेरे आना और तब तक के लिए यहाँ 10 कोपेक लेते जाओ। मालिक सारोप के गाड़ी पर बैठते ही घोड़े उड़ चले। शहर में अपना काम निपटाकर जब मालिक घर लौट रहा था तब चैगोर ने ताड़ लिया कि इस समय वो प्रसन्न मुद्रा में है। बेहद नम्रता से उसने कहा, सारोप फ्योडोरिक, मुझे भी कुछ कृपा कीजिएगा। दरअसल मेरे गांव का एक लड़का यहाँ आया हुआ है, बड़ा ही भला है, वह पर बेचारा बेकार है। आप उसे नौकरी पर रख लीजिए, घर का सारा ऊपरी काम कर दिया करेगा। और पोलिकार्पिक क्या करेगा? वह किस काम का है? अब तो उसे निकाल देना चाहिए। यह तो ठीक नहीं है। वह मेरे पास कितने लंबे समय से है, बिना कारण ही उसे नौकरी से अलग क्यों कर दूं? माना कि वह आपके पास बरसों से नौकर रहा है, तो इससे क्या हुआ? कोई मुफ्त में तो उसने काम किया नहीं। काम के लिए उसे पैसा मिला है और फिर बुढ़ापे के लिए उसने कुछ न कुछ बचा कर रख ही लिया होगा। बचा लिया होगा? कैसे बचा सकता था? वह कोई अकेला तो है ही नहीं, वह उसकी पत्नी भी है। आप पोलिकार्पिक और उसकी पत्नी की फिर क्यों करते हैं? मैं आपको सच बताऊं, वह बहुत खराब काम करता है। आप उस पर अपना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं? वह कभी ठीक समय पर कमरा साफ नहीं करता। जिस दिन रात को पहरा देने की उसकी बारी आती है,
रात भर में कम से कम 10 बार घर जाकर सोता है, परंतु वह क्या करे भी क्या, ठंड उससे सही नहीं जाती। किसी दिन उसके कारण आपको पुलिस से झगड़ा करना पड़ेगा, तभी यह बात बुरी है, तभी यह बात बुरी है। मेरे पास वो 15 वर्ष से काम कर रहा है, अब बुढ़ापे में उसे निराश्रित तो कर देने से पाप लगेगा। सारों बोला, पाप? आपको उसको कोई बिगाड़ थोड़े ही कर रहे हैं, वह भूखो तो मरेगा नहीं, दान गृह में चला जाएगा, मजे से बैठा बैठा खाएगा। सारोब ने चौगोर की बात पर कुछ देर विचार किया। अच्छा, तो उस लड़के के लिए कुछ न कुछ करूंगा। दूसरे दिन शाम को जरासीम चौगोर के पास आया। दोनों सारोब के पास पहुंचे। सारोब ने जरासीम से कुछ सवाल पूछे और उसके उत्तर देने पर बोला, मैं तुम्हें ऊपर के काम के लिए नौकर रख सकता हूँ, कल सुबह से तुम अपना काम पर आ जाओ। जरासीम खुशी से फूल उठा। उसने कृतज्ञता के भाव से चौगोर के हाथ दबाए। वहां से जरासीम चल दिया। कोठी के बाहर फाटक तक जाने के लिए एक चौगान पार करना पड़ता था। जरासीम वहीं बाहर जाने लगा। चौगान में कोने में एक कोठरी थी। कल से जरासीम उसी कोठरी में रहना होगा। कोठरी में बत्ती जल रही थी। जरासीम उस कोठरी की झलक देखने के लिए उत्सुक हुआ, परंतु खिड़की बंद थी। उसके पल्लों पर बर्फ जम गई थी, इसीलिए अंदर झांक कर देखना संभव नहीं था। फिर भी वह खिड़की से सटकर खड़ा हो गया। अंदर कोई बात कर रहा था, उसने सुनाई पड़ा। तो अब हम क्या करेंगे? एक बूढ़ा स्त्री का स्वर था। मैं क्या बताऊं, क्या बता सकता हूँ, भीख मांगनी पड़ेगी और क्या। हाँ, हम गरीबों की जिंदगी कितनी बुरी है। हम सवेरे से लेकर आधी रात तक काम में जुटे रहते हैं, ऐसी ही सारी जिंदगी बिता देते हैं और एक दिन सुनते हैं निकल जाओ यहाँ से। तो फिर क्या करें मालिक? कोई हमारा संबंधी तो नहीं है, उनके सामने रोना धोना बेकार है। वह तो अपना फायदा ही देखेगा ना। सभी मालिक ऐसे ही नीच होते हैं, वो अपने अलावा और किसी की परवाह नहीं करते। उन्हें यह ख्याल नहीं होता कि हम वर्षों तक ईमानदारी और सच्चाई से सारा काम करते हुए अपनी जान खपा देते हैं और मालिक हमें साल भर भी अपने पास रखने को तैयार नहीं, यद्यपि आज भी उसी प्रकार काम करते हैं। इसमें मालिक का इतना दोष नहीं है जितना कि उस कोचवान का। टैगोर अपने किसी दोस्त को नौकरी दिलाना चाहता है। हाँ, वहीं 20 की गांठ है, पर मैं उसकी सारी चालाकी निकाल दूंगी। मैं मालिक से शिकायत कर दूंगी कि वह घास और दाना चुरा चुरा कर बेचता है। अरे नहीं, जाने भी दो, क्यों बुढ़ापे में पाप मोल लेती हो? पाप कैसा? मैं जो कुछ मैं कर रही हूँ वह सच नहीं है क्या? फिर हम कर ही क्या सकते हैं? हम कहाँ जाए? कमबख्त कोचवान ने तो हमारा सत्यानाश कर डाला। कहते कहते बुढ़िया सुबकने लगी। जरासीम ने जब यह सब सुना तो उसे ऐसा लगा मानो किसी ने उसके कलेजे में छुरी भोंक दी हो। यह नौकरी कर लेने पर इस वृद्ध दंपति पर कैसी मुसीबत पड़ेगी, इसकी कल्पना करके वह कांप उठा। वेदना से व्यथित कुछ देर वह पागल सा खड़ा रहा, फिर कोचवान के कमरे की ओर लौट पड़ा। अरे क्या कुछ भूल गए? नहीं चौगोर, मैं इसलिए लौटा हूँ कि सुनो, मैं तुम्हें बहुत धन्यवाद देता हूँ कि तुमने मुझे यह नौकरी दिलवाई, परंतु मैं यह नौकरी नहीं कर सकता। धन्यवाद।